सो हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू GC 3.0। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या चल रहा है? चलिए ग्रेट। तो पिछले लेक्चर में जैसे आप लोग अपने बोर्ड्स पर देख सकते हो, हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करना स्टार्ट किया था। एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था बेसिक पॉइंट्स कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का डेराइवेशन कैसा होता है। अब आप इस लेवल पर आ चुके हो कि इन ऑर्थोडॉक्स तरीकों को छोड़ो, इन बेवकूफाना हरकतों को छोड़ो कि कोई डेरिवेशन आपसे पूछेगा। गए जमाने, वो जमाने गए जब बोर्ड एग्जाम्स में आपसे डेरिवेशन पूछा जाता था। अब बोर्ड एग्जाम्स तक में इन फॉर्मूले का एप्लीकेशन आता है। तो गाइस, जेई और नीट पर आप क्या लेवल पर आ चुके हो आप खुद ही समझ जाओ। तो चलिए आज हम लोग कुछ सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इन दोनों फॉर्मूलेस को आप लोग लेकर सवाल सॉल्व करोगे। चलिए मैं एक एनसीईआरटी का बेसिक सा सवाल उठाता हूं। एक छोटा सा अपडेट, वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप किसी 8, 9 और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8, 9 और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसे एग्जाम्स के लिए, NTSC ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है और वो कैटेगरी सिर्फ 8, 9 और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिजायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार है। एक रिएक्शन हो रही है N2O5। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये वाली जो केमिकल रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। अब आप जब कभी भी इस रिएक्शन को देखें, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करें। इसका आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है। द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इज 1.24 इंटू 10 to the power -2 moles per liter. The concentration of after 60 minutes, the concentration of N2O5 changes to 0.20 into 10 to the power -2 moles per liter, if I am not mistaken। बिल्कुल सही बात है। तो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। नाउ गाइस, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, इसलिए करवा दिया ताकि आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज कैसे रखनी है वो सीख जाए। देखो, हमेशा ध्यान रखना, फॉर्मूले में ऊपर जो लिखा जाता है दिस इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और फॉर्मूले में नीचे ये जो लिखा जाता है दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग आफ्टर टाइम t। आओ इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज रखें। सो k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम। इसने आपको सवाल में दे रखा है कि 60 मिनट के बाद सिचुएशन पे क्या असर होगा, मल्टीप्लाई बाय log बेस 10। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 1.24 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज 0.20 इंटू 10 टू द पावर -2। आप देखेंगे कि ये कट जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, ये 6.2 टाइम्स कट जाएगा, इट विल बी 6.2। ठीक है, ग्रेट। सो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय log बेस 10 6.2। अब प्यारे बच्चों, log बेस 10 6.2 की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। मैं एक बार मैं भी निकाल लेता हूं, और 0.77 के आसपास इसकी वैल्यू होती है। सो k इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.77 डिवाइडेड बाय 60। मैं जब इसे फाइनली सॉल्व करूंगा, जब हम इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.77 डिवाइडेड बाय 60। यू विल गेट 0.0
0.029. दिस विल बी द आंसर, दिस विल द वैल्यू ऑफ के। कोई दिक्कत? अच्छा, यहां पर आप ध्यान रखिएगा, इसकी यूनिट पर मिनट होगी, क्योंकि मैं आपको हमेशा सिखा चुका हूं इसकी यूनिट पर मिनट रहती है। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या ये एक लेमन स्क्वीजी सा सवाल था? बिल्कुल, ये एक लेमन स्क्वीजी सा सवाल था, एकदम इजी सवाल है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल एक और इजी सवाल मैं एनसीईआरटी से उठाता हूं पहले, फिर हायर लेवल पर चलेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको सवाल में के की वैल्यू दे रखी है रेट कांस्टेंट की, दैट इज 5.5 इंटू 10 टू द पावर -14 पर सेकेंड। अब आप देखो, एक बात बताऊं मैं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ऑलरेडी यूनिट समझा चुका हूं। मैं आपको पहचानना सिखा चुका हूं कि अगर के की यूनिट पर सेकेंड आ रही है मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर मोल्स पर लीटर पर सेकेंड आती तो वो जीरो ऑर्डर होता, अगर पर मोल लीटर पर सेकेंड आती तो सेकेंड ऑर्डर होता। तो क्योंकि पर सेकेंड है तो ये डेफिनेटली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैलकुलेट द हाफ लाइफ। इस रिएक्शन की जिसके के की वैल्यू दे रखी है, आपको इसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है। भाई दिस इज द मोस्ट घटिया क्वेश्चन आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। सीधे फॉर्मूला लगाओ 0.0693 अपॉन के, 0.693 अपॉन 5.5 इंटू 10 टू द पावर -14 सेकेंड्स पर सेकेंड, ऊपर जाके सेकेंड हो जाएगा। क्या हमें इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। आप इस क्वेश्चन में बस वैल्यूज रख के फाइनली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ 1.26 इंटू 10 टू द पावर -13 या 14 कुछ वैल्यू आएगी। एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, हलवा सवाल था। अब मैं आपको सिखाता हूं एक क्वेश्चन जिससे अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ये बड़ा सॉल्यूशन है, ये बड़ा, इतना बड़ा, लेकिन मैंने सिखा दिया इत्तू सा हो जाएगा। कैसे? देखो, तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे, शो दैट। क्या दैट? क्या शो करवाना चाहते हो? कोई गंदी बात नहीं। शो दैट in case of a first order reaction, show that in case of a first order reaction, एक first order reaction हो रही है, तो show that in case of first order reaction the time required for 99.9% of the reaction, show that in the case of first order reaction the time required for 99.9% of the reaction to take place, reaction to take place is about 10 minutes, is about 10 minutes, no, it's about 10 times, okay, not 10 minutes, 10 times then that required for half the reaction। अच्छा, सवाल समझ में आया? सवाल क्या है? देखो, सवाल पढ़ते पढ़ते समझ में आता है कि एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। वो ये कहना चाह रहा है कि इस रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने के लिए, क्योंकि रिएक्शन हाफ ऑफ द रिएक्शन पहुंच चुकी है, मतलब रिएक्शन को जितना समय 50% कंप्लीट होने में लगा उससे 10 गुना ज्यादा समय लगेगा उसे 99.9% कंप्लीट करने के लिए। नाउ दिस इज द वेरी इजी रिएक्शन, बहुत इजी सवाल है। बस एक बात अभी इसी वक्त इसी समय लिख लो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला 0.693 अपॉन के होता है। यू विल नॉट यूज दिस फॉर्मूला। इस 0.693 को तोड़ लो, ओ दो इंटू 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.30 अपॉन के में। सर ऐसा क्यों करा? टैलेंट रे, बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? चलो आओ। नाउ मैं यहां पर दोनों फॉर्मूले एक साथ यूज करूंगा। देखिए, अगर मेरी केमिकल रिएक्शन को जो समय लग रहा है 99.9% कंप्लीट होने में, दैट विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10। लॉग बेस 10। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये रिएक्शन
इनिशियली शुरू होती, अगर ये रिएक्शन इनिशियली शुरू होती तो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैंने माना 100 रहता, 100%। लेकिन जब रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो गई है तो इसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा? 100 माइनस 99.9। क्या मैंने गलत लिखा? याद करो, इसका फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने आपको? इसके फॉर्मूले पर हमेशा लिखते थे log बेस 10 2.303 अपॉन के log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, वेयर a इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मैंने 100 मान लिया, एंड a माइनस एक्स, एक्स क्या है? कॉन्सेंट्रेशन खर्च हो गया, इतना कॉन्सेंट्रेशन खर्च हो गया, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द हाफ रिएक्शन। वो कितना होगा? वो होगा 2.303 इंटू 0.30 अपॉन के बराबर। लगा है मेरा वाला लॉजिक? प्यारे बच्चों, मेरा लॉजिक समझ में आ रहा है? डोंट गो फॉर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, बहुत बेकार होगा। इधर देखो, अच्छा अगर मैं 100 में से 99.9 माइनस कर दूं तो यहां बचेगा 1, 0.1 बचेगा यहां, और 100 को अगर मैं 0.1 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 1000, यानी 1000 को मैं 10 टू द पावर 3 लिख सकता हूं। ग्रेट। तो यहां पर आप देखेंगे के से के कट गया, ये कट गया। अब यहां पर बचा टाइम टेकन फॉर 99.9% रिएक्शन डिवाइडेड बाय हाफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यहां बच रहा है सिर्फ log बेस 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 0.30। अच्छा, आप लोग सब ये प्रॉपर्टी जानते हैं, log बेस 10 टू द पावर 3 होता है तो ये पावर उतर के आगे आ जाती है, और यहां बचता है log बेस 10 log बेस 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये वैल्यू हो जाती है 3, तो इट विल बिकम इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 0.30, और वी कैन से सिंपली 0.3, ये मैंने हटाया, ये कट हो गया 10, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट 99.9% रिएक्शन इज 10 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर हाफ रिएक्शन इज 1, क्योंकि ये 1 टाइम कट गया। तो ये हो गया ना तुम्हारा रिएक्शन प्रूफ। आप टी हाफ को इधर ले जाओ, सो टाइम टेकन टू कंप्लीट 99.9% रिएक्शन इज 10 टाइम्स द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। अबे कितना इजी क्वेश्चन था, इजंट इट? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, डिंग। क्या ये इजी सवाल नहीं था? इजंट इट अ वेरी इजी सवाल? हाँ, आया मजा? मेरी टेक्निक फॉलो करना, इसको चाहो तो स्टार बना के गोला बना के लिख लो। हमेशा ध्यान रखना, इस तरीके के सवालों में आपको इसी तरीके के जवाब देने की आवश्यकता यानी कि ज़रूरत है। चलो नोट करो, मैं अगला सवाल उठाता हूँ। अगला सवाल कौन सा उठाऊँ बे? चलो इसी से मिलता जुलता सवाल करेंगे। अब मैं आपको एक सवाल करवाऊंगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेवल का है, पूछा तो नहीं गया लेकिन इसके आसपास सवाल जरूर आया है। सो अगेन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रही है, कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन the time taken to complete 3/4 of the reaction, time taken to complete 3/4 of the reaction and half of the reaction। मतलब अगेन यहां पर आपसे ये वही रेशो पूछ रहा है कि अगर एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसे कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा जब वो 3/4 कंप्लीट हो चुकी होगी। अब यहां पर आप एक बात समझना, टाइम टेकन टू कंप्लीट 3/4 ऑफ अ रिएक्शन, तो क्या मैं 3/4 को 0.75 नहीं लिख सकता? और अगर ये 0.75 है तो क्या मैं इसको सिंपल 75% नहीं लिख सकता? मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट 75% ऑफ द रिएक्शन। हम ये सेंस में बात करेंगे, हम हमेशा यही सेंस में बात करेंगे। तो आइए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2.303 अपॉन के log बेस 10। अब आप लोग सभी जानते हो कि हम लोग शुरू से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 मानते आए हैं और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, अब 100 में से रिएक्शन क्योंकि 75% कंप्लीट हो चुकी है तो आप 75 माइनस कर दो,
डिवाइडेड बाय केमिकल रिएक्शन का हाफ लाइफ। मैंने आपको अभी अभी सिखाया, आप कभी भी 0.693 ना लिखते हुए आप इसे इस तरीके से ब्रेक कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.693 ही आएगा बाय के। तो अब देखो ये कट गया। अब यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा log बेस 10 100 डिवाइडेड बाय 25 ने 100 को 4 टाइम्स काट दिया, तो यहां पर अल्टीमेटली बचा log बेस 10 4 डिवाइडेड बाय 0.30। नाउ गाइस, क्योंकि log बेस 10 2 की वैल्यू 0.30 होती है, यहां पर भी अपन ने वही वैल्यू ली है, तो ये आई थिंक 0.60 हो जाना चाहिए। डबल डिवाइडेड बाय 0.30, तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा। सो टाइम टेकन टू कंप्लीट द 75% ऑफ द रिएक्शन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ द रिएक्शन इज 1, और वी कैन से T 75% इज इक्वल टू T हाफ। इजंट इट इजी? क्या ये इजी सवाल नहीं था? क्या ये इजी सवाल नहीं था? चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो, चलो मिटाएं इसको। बहुत बढ़िया। तो देखो यार, सवाल बहुत इजी हैं, चुटकियों में बनते हैं, बस करने का तरीका आना चाहिए। अब देखो अगला सवाल पढ़ने में आपको लगेगा कि क्या आतंकवादी सवाल पूछ रही, क्या है ये कैसा ही सवाल है सर, मेरे को तो नहीं आ रहा। देखो सवाल क्या है, एक दवाई है, यानी कोई पर्टिकुलर मेडिसिन होगी विच बिकम्स इनइफेक्टिव, वो बिल्कुल इनइफेक्टिव हो जाती है, इट बिकम्स कंप्लीटली इनइफेक्टिव आफ्टर 30% डीकम्पोजिशन। मतलब जब वो दवाई 30% डीकम्पोज हो जाती है, पड़े पड़े या कैसे भी, तब वो बिल्कुल इनइफेक्टिव होती है, मतलब उसका अब आपके शरीर में कोई असर नहीं होगा। कब? जब वो 30% डीकम्पोज हो जाती है। ना द ओरिजिनल सैंपल, यानी अगर मेरे पास में एक ओरिजिनल सैंपल है, इफ द ओरिजिनल सैंपल जिसकी वैल्यू 5 मिलीग्राम है, ओरिजिनल सैंपल जिसका कंपोजिशन 5 मिलीग्राम पर ml है, बिकम्स 4.2 मिलीग्राम पर ml इन 20 मंथ्स। इसको 20 महीने का समय लगता है 5 मिलीग्राम पर ml से 4.2 मिलीग्राम पर ml डीकम्पोज होने में। आपने देखा होगा ना, दवाइयों की एक्सपायरी डेट होती है, तो अपन बोलते हैं ना कि इस टाइम के बाद नहीं खाना चाहिए, दवाई एक्सपायर हो गई है, तो वो हमारी बॉडी में नुकसान करेगी। मुझे तो लगता है नुकसान करने से ज़्यादा वो इनइफेक्टिव हो जाएगी। जैसे यहाँ पर भी आप देखो कि जब दवाई 5 मिलीग्राम पर ml का ओरिजिनल सैंपल है, इसको इतना होने में 20 मंथ का समय लगता है। अब अगर ये 30% या उससे ज़्यादा डीकम्पोज हो गई तो ये इनइफेक्टिव हो जाएगी। अब ये आपसे क्या पूछ रहा है, एंड क्लियरली मेंशन कर रहा है दैट इट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है ना। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग, आपको इसकी हाफ लाइफ निकालनी है। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग एंड इट्स एक्सपायरी मंथ, यानी कि इसका एक्सपायरी पीरियड इन मंथ, यानी दो बातें आपको यहां पर निकालनी है। अब देखो इस क्वेश्चन को देख के मैक्सिमम स्टूडेंट सोचेंगे कि सर ये तो बहुत टफ लेवल का सवाल है। नहीं है, सब डेटा आपको दे रखा है। देखो सबसे पहले क्या करो, ये डेटा को पढ़ो। ये डेटा सीधा सीधा फॉर्मूले में रखा जा सकता है। देखो यहां से मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। टाइम की जगह मैं यहां पर 20 मंथ रख दूं, कोई तकलीफ नहीं सर? कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हो। लॉग बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की जगह 5 mg पर ml लिख दूं, डिवाइडेड बाय कितना बचा 5 माइनस, अच्छा बचा सीधे सीधे 4.2। क्या मैंने यहां पर सही वैल्यू लिखी? क्या यहां पर मैंने सही वैल्यू लिखी? क्यों सर आपने यहां पर 5 माइनस 4.2 क्यों नहीं करा? मेरा बच्चा लोग
आपको ये कहा गया है कि शुरुआती सैंपल 5 mg पर ml का था, उसमें से 0.8 mg पर ml डिकम्पोज हो गया। तो यहां पर आप लोगों को 5 माइनस 0.8 लिखकर ये वैल्यू दे दी गई है, मतलब दिस इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। इसमें आपको अपनी तरफ से कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, मतलब दिस इज द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। अभी तक हम लोग क्या करते थे, 100 माइनस 75, क्यों? क्योंकि हम कहते थे रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गई तो 100 में से 75 माइनस कर देते थे, लेकिन यहां पर तो आपको दे रखा है कि इतना सैंपल बच रहा है 20 महीने के बाद, तो यहां पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर अपन एक काम करते हैं, 2.303 को डिवाइड कर देते हैं 20 से, तो यहां पर अपने को वैल्यू मिल रही है 0.11 लॉग बेस 10। अपन यहां पर 5 को डिवाइड कर देते हैं 4.2 से, तो यहां पर आपको वैल्यू मिल जाएगी अप्रोक्सीमेटली 1.2। अब आप लोग क्या करें, अब आप लोग यहां पर लॉग 1.2 की वैल्यू निकाल लें, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, मैं यहीं पर लिख देता हूं, जगह चाहिए मुझे, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 0.11 मल्टीप्लाई बाय 0.08, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.08 मल्टीप्लाई बाय 0.11 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.0087। दिस इज द के। यहां पर आपको के की वैल्यू मिल गई। दिस इज हाउ यू विल ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ के। अब सर हम के की वैल्यू से क्या करेंगे? भाई के की वैल्यू आते ही आप सबसे पहले हाफ लाइफ निकाल लो इसकी। हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। क्यों सर ये फॉर्मूला क्यों लगाया? अरे लिखा है ना, बिकॉज इट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो 0.693 अपॉन 0.0087। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे दैट 0.693 divided by 0.0087 you will be getting the value of 79.6 months, यानी इतने टाइम पीरियड में ये 50% डिकम्पोज हो जाएगा। यानी कि 79 मंथ के बाद ये दवाई अगर आपने 5 mg ली है पर ml, तो 79.6 मंथ के बाद ये सिर्फ 2.5 mg पर ml रह जाएगा। दूसरा क्या पूछा? एक्सपायरी पीरियड। सर मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा दवाई का एक्सपायरी पीरियड आ गया? अरे ऊपर ही लिखा हुआ है, एक दवाई इनइफेक्टिव हो जाएगी 30% डिकम्पोजिशन के बाद, यही तो इसका एक्सपायरी पीरियड है। इसके बाद एक्सपायर्ड हो गई वो। तो यहां पर आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के। अब आपको के की वैल्यू तो दे रखी है, तो मैं यहां पर डायरेक्टली के की वैल्यू लिख देता हूं, लॉग बेस 10। मैं मानता हूं मेरी दवाई का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 100, और 100 में से जब वो 30% डिकम्पोज हो जाएगी तब वो एक्सपायर हो जाएगी। तो 100 माइनस 30 आपको वैल्यू आएगी 70। अब समझे, पहले वाले टॉपिक में यहां पर 4.2 आपको डायरेक्टली दे रखा था, यहां पर आपको परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है। आपको पता नहीं है कि जब दवाई 30% डिकम्पोज हो जाएगी तो उसकी मात्रा कितनी कंज्यूम हो जाएगी, तो हमने 100% मान के चल लिया। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.303 अपॉन 0.0087 लॉग बेस 10। ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 70, तो 10 डिवाइडेड बाय 7, यानी 7 1 7, 3 कैरी, पॉइंट लगा के 7 4 28, यानी लॉग 1.4। तो मैं पहले लॉग 1.4 की वैल्यू लिख लेता हूं, इस 0.14 मल्टीप्लाई बाय, अब मैं क्या करता हूं, मैं 2.303 को डिवाइड मार देता हूं 0.0087 से, तो इसकी वैल्यू आती है 264.7। अब इस 264.7 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0.14 से, तो मुझे वैल्यू मिल रही है 37.05 मंथ्स, क्योंकि टाइम है, क्योंकि यहाँ पर मुझे टाइम की वैल्यू मिल रही है। तो ये टाइम हो गया, इसमें आपकी दवाई एक्सपायरी हो जाएगी। मतलब अगर आपने एक दवाई खरीदी है तो लगभग 3 साल, अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स उसका एक्सपायरी पीरियड है। देखा कितना इजी तरीके से हमने सवाल को सॉल्व करा। हम एक बार आंसर में चेक कर लूं, 79.6 एंड अप्रोक्सीमेटली 37। बहुत बढ़िया, हमारा जवाब बहुत बढ़िया तरीके से आया, हमारा जवाब बहुत अच्छे तरीके से आया। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व करवा देता हूं। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे बेटा, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना, बिल्कुल यही टाइप के सवाल आएंगे, बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के। इन्हें अपने नोट्स में लिख लो और फिर बस दिन दुगनी रात चौगनी करते जाओ, मतलब प्रैक्टिस करते जाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखो,
ठीक है, क्वेश्चन दे रखा था हाफ लाइफ of a first order reaction, the half life of a first order reaction is 60 minutes. यानी आपको इसकी हाफ लाइफ दे रखी है. अब क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 90% डीकम्पोजिशन. अब बहुत सारे एनसीईआरटी पढ़ने वाले बच्चे यहां पर क्या करेंगे, वो जेई और नीट लेवल पे बोलते सर हमें टाइम लग गया. नहीं, तुम गलती कर रहे हो. पहले आप टी हाफ का और 60 मिनट का वैल्यू रख के पहले आप के की वैल्यू निकालोगे. यानी आप सबसे पहले क्या रखोगे, आप यहाँ पर टी हाफ का फॉर्मूला लिखोगे और बोलोगे 0.693 बाई के. फिर आप के को उधर ले जाओगे, टी हाफ को नीचे ले आओगे, इससे आपको के की वैल्यू मिलेगी. फिर आप फॉर्मूला लिखोगे, टाइम टेकन फॉर 90% डीकम्पोजिशन इज 2.303 बाई के लॉग बेस 10 100/100 माइनस 90. कुछ इस प्रकार से आप 2 स्टेप में करोगे. मेरा ऐसा कहना है कि क्यों ना हम लोग इसे डायरेक्टली लिख लें. टाइम टेकन फॉर 90% डीकम्पोजिशन इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log base 10. initial concentration will always be 100% divided by 100 minus 90, क्योंकि 90% डिकम्पोजिशन हो चुका है तो रिमेनिंग वैल्यू आएगी 10. अगर आपको इतनी अक्कल है तो आप यहां पर डायरेक्टली 10 लिख लो, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है. डिवाइडेड बाय टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 को मैंने लिखने का तरीका क्या बताया था, 2.303 इंटू 0.30 अपॉन के. इनफैक्ट यहां पर आपको टी हाफ की वैल्यू पता है तो आप इसे डायरेक्टली यहां पर पुट कर दो 60 मिनट्स. ये कट गया, ये 10 टाइम्स कट गया. अब यहां पर आप देखो कितना इजी हो गया, टी 90% डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 अपॉन 0.30. लॉग बेस 10 की वैल्यू क्या होती है 1. लॉग बेस 10 की क्या वैल्यू होती है 1. 60 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो टी 90% 1 इंटू 60 अपॉन 0.30. एक काम करो 0.3 मान लो इसको, ये हट जाएगा तो ये इससे 200 टाइम्स कट जाएगा. सो वैल्यू विल बी 200 मिनट्स. क्या मेरा जवाब सही आया, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं. एग्जैक्टली परफेक्ट आंसर आया, एकदम परफेक्ट आंसर आया, 200 मिनट्स. तो यार मुझे एक बात बताओ, क्या इस प्रकार के सवाल आप लोग नहीं सॉल्व कर सकते? मेरे ख्याल से हो जाएंगे इस प्रकार के सवाल आपसे सॉल्व अप. नाउ यू विल बी easily able to solve such questions. एंड मेरे पास में जितने क्वेश्चंस थे वो हम ऑलमोस्ट सारे कर चुके हैं. ठीक है, तो चलिए गाइस, आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं. अब मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में, अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है. अभी क्या होता है, जैसा मैंने आपसे कहा था कि मोस्ट ऑफ द फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो हेट्रोजीनस कंडीशन में होती है, यानी कि कैटेलिस्ट किसी और स्टेट में होगा, सॉलिड में या लिक्विड में, और रिएक्टेंट लिक्विड या गैस में होंगे. लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मोस्टली होमोजीनस कंडीशन होती है, यानी आपके रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट सब गैसियस कंडीशन में हो सकते हैं. नॉट ऑलवेज बट हो सकते हैं. तो हमें अगर मान लीजिए यहां पर तो आप सारा खेल कॉन्सेंट्रेशन का कर रहे हो, ये सब आप लोग कॉन्सेंट्रेशन में खेल रहे हो, लेकिन अगर बाय चांस आपको प्रेशर दे दिया जाए, क्योंकि गैसेस का तो प्रेशर नापा जाता है, गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी निकाला जा सकता है. तो अगर आपको प्रेशर दे दिया जाए तो प्रेशर का इस्तेमाल करके भी आप लोग रेट कांस्टेंट के टाइम वगैरह सब निकाल सकते हो. तो उसके क्वेश्चंस और उसका मेथड मैं आपको अगले लेक्चर में सिखाऊंगा. आज का लेक्चर यहीं फिनिश कर रहा हूं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. बाय बाय.